नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम ऐप के YouTube चैनल में। मेरा नाम है सुगंध शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने खुद के अपैरल बिजनेस के लिए अलग अलग फैब्रिक्स चूज कर सकते हैं। फैब्रिक्स कौन कौन से अलग अलग होते हैं, कितने रुपए पर मीटर जनरली वो मिलते हैं और कहां से आपको उन्हें सोर्स करना चाहिए। और यहाँ पर हम स्पेशली बात करने वाले हैं, अगर आप किड्स अपैरल बनाते हैं, वैसे तो बड़ों के अपैरल्स के लिए भी सेम ही फैब्रिक्स होते हैं, लेकिन किड्स अपैरल बिजनेस में कैसे फैब्रिक्स चुनने चाहिए ये आज हम बात करने वाले हैं। और इस बात को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आस्था शर्मा, जो कि द लिटिल बीन के नाम से अपना खुद का ऑनलाइन किड्स अपैरल बिजनेस चला रही हैं। इंस्टाग्राम पे इनकी रील्स ने धूम मचा रखी है। बच्चे जो हैं अपने लिए कस्टमाइज्ड आउटफिट पा सकते हैं इनके ब्रांड से, और पेरेंट्स प्रेफर करते हैं इनका ब्रांड। इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, ये गैप किड्स के लिए भी जो है काम कर चुकी हैं। तो चलिए आस्था जी से बातचीत करते हैं। शुरू से जानना चाहती हूँ, जब से आपने ये बिजनेस सेटअप किया, किस तरह की चीजें जो हैं आपने अपने लिए खरीदी, किस तरह की चीजें आप लेकर आई, आपने कहाँ से वेंडर्स ढूंढे। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब आपने पहली बार सोचा कि मुझे ये बिजनेस करना है, कैसे सर्च किया आपने वेंडर्स या सप्लायर्स या फैब्रिक्स? तो मुझे पता था कि मुझे किड्स वेयर स्टार्ट करना है, और क्योंकि मैंने पहले भी किड्स वेयर में काम किया, जब मैं गैप में थी तो मैं किड्स वेयर में थी, तो वहाँ पे मुझे पता है कि बहुत से चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आप किड्स वेयर बना रहे हैं। बट मुझे कुछ क्योंकि अभी तो किड्स वेयर बहुत लोगों का है, तो मुझे थोड़ा डिफरेंट करना था। तो मैंने सोचा कि मैं डिजिटल प्रिंटिंग से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चों के कितने सारे प्रिंट्स होते हैं जो कि आप अलग अलग डिज़ाइनर वेयर्स में मैं बना सकती हूँ, लाइक बैकलेस वगैरह, क्योंकि रिटेल में भी होते हैं डिजिटल प्रिंट्स, बट बेसिक फ्रॉक्स और ऐसे होता है। तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करती हूँ डिजिटल प्रिंट फैब्रिक से जी। तो मैंने बहुत रिसर्च किया कि कहाँ कहाँ पे होते हैं डिजिटल प्रिंट्स फैब्रिक। तो फिर मतलब मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू ढूंढा, गूगल के थ्रू ढूंढा, और इंडियन मार्ट एक ऐप होती है जिसमें आप अगर सप्लायर्स चाहिए तो पता चल, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ऐसा कुछ बल्क के लिए नहीं चाहिए था, क्योंकि तो मैंने मुंबई में ही क्योंकि मेरे को थोड़ा लोकली ही चाहिए था, वो थोड़ा बेटर भी रहता है क्योंकि फैब्रिक्स भी जल्दी आते हैं। बट फर्स्ट टाइम था तो इसलिए मैं वहाँ पे विजिट गई, उनका गोरेगांव में उनकी खुद की डिजिटल प्रिंटिंग का मतलब छोटा फैक्ट्री था, सेटअप टाइप था। तो मैं वहाँ पे विजिट, तो वो प्रिंट करते भी थे और बेचते? हाँ जी, वो प्रिंट करते भी थे और बेचते भी थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम उधर विजिट करा, तो मतलब उनके पास भी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉटन्स, और तो कॉटन्स, सैटन, सब टाइप्स के फैब्रिक्स थे उनके पास। तो जो मुझे थोड़े बहुत अच्छे लगे वो मैंने खरीदे। मतलब क्वालिटी वाइज भी चेक किया तो क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे। फिर मैंने जितने भी खरीदे मैंने बाहर टेलर से स्टिच करवाए, और अपने मतलब घर पे ही अपने नीस के साथ मॉडलिंग करके थोड़ा बहुत शूट किया। और बहुत सारे मदर्स को मैंने फ़ोटोज़ भेजी सजेशंस के लिए भी, और मैंने बहुत सारे जो मेरे सोसाइटीज़ में मदर्स हैं उनको अपने घर पे बुलाया था। ऐसे ही मतलब वो लोग, मतलब पेरेंट्स को ज़्यादा नॉलेज होता है, तो उन सबको पसंद आया। तो मैंने वहाँ से फिर सैम्पलिंग के लिए थोड़े बहुत और भी फैब्रिक्स खरीदे। बट धीरे धीरे जब मतलब क्योंकि पहले मैंने सेटअप नहीं किया था, मैं सिर्फ स्टिच करवाती थी बाहर से, तो जब मुझे थोड़े ऑर्डर्स भी बढ़ने लगे, और तो फिर क्योंकि वो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता था क्योंकि वो लोकली था, और वो बल्क में, मतलब उनका ऐसा था कि दे विल गिव यू 100 मीटर्स एंड एवरीथिंग, तो उतना मुझे रिक्वायर्ड भी नहीं था। तो उसके लिए फिर मैं सूरत गई, तो मैंने गुजरात में वहाँ पे भी मैंने पहले सर्च कर लिया था कि कौन कौन करता है डिजिटल प्रिंट्स फैब्रिक में डील, कौन कौन करता है। फिर मैं उन लोगों के पास गई, 2-3 शॉप्स मैंने एक्सप्लोर करी कि जिसके मुझे थोड़े अच्छे लगे, उनसे मैंने खरीदे। फिर तो कौन से वेंडर हैं वो जिनसे आपने खरीदे? एक नेहा फैब्रिक करके है, और एक श्री साईं करके हैं उनसे। बट जो नेहा फैब्रिक्स का था उनका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा था, तो फिर मैंने उनसे खरीदे थे ज़्यादा फैब्रिक्स। तो फिर अब सिर्फ डिजिटल प्रिंट्स तो नहीं कर सकते आप, तो इसलिए मैंने
बाकी जो डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं, मतलब जो कई, क्योंकि मैं जब धीरे धीरे जैसे कस्टमर मेरा बढ़ने लगा तो मुझे समझ में आया जो मेरे डिजिटल प्रिंट्स के फैब्रिक थे वो पॉलिएस्टर बेस्ड थे, मतलब वो 100% कॉटन या 100% सैटिन नहीं थे, बट मतलब उनकी क्वालिटी कोई ऐसे ख़राब नहीं थी, बट बहुत से पेरेंट्स को मतलब 100% कॉटन हर चीज़ प्योर चाहिए, बहुत सारे, क्योंकि बच्चों के लिए हैं, चाहे वो चुभते हों या नहीं चुभते हों, बट वो उनको फैब्रिक 100% कॉटन ही चाहिए होता है और प्योर चाहिए। अगर प्योर कॉटन ना भी हो तो उनको। बड़ा सॉफ्ट फैब्रिक चाहिए। हाँ, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। तो फिर इसलिए, बट डिजिटल प्रिंटिंग में क्या होता है कि अगर आपको जैसे 100% कॉटन लेना है तो आपको अपने प्रिंट में 100 मीटर्स करवाना ही पड़ता है। तो मैंने मतलब कितने 50+ वेंडर्स से मैंने बात करी थी, अलग अलग जगह, सूरत, जयपुर, हर जगह, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला था कि जो 100% मुझे 10 मीटर्स में दे या 5 मीटर्स में दे। बट क्योंकि 100 मीटर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा था तो फिर फाइनली मुझे एक मिल गया जो बाय गॉड ग्रेस मतलब मेरे न्यू बॉम्बे में ही मुझे मिला, जो कि 100% कॉटन में डील करते थे, एनी फैब्रिक और डिजिटल प्रिंटिंग में, मतलब जो भी आप उन्हें देंगे वो करेंगे। एंड 10 मीटर्स, मतलब उनका मिनिमम 10 मीटर्स था, और 10 मीटर्स के नीचे भी आप ले सकते हो, बट वो प्राइस फिर अलग रहता है, और 10 मीटर्स के अबाव वो, यानी अगर आप बहुत ढूंढो तो हर एरिया में आपको मिल ही सकता है। हाँ जी, फिर इसीलिए मैं भी वहाँ पे भी मैंने विजिट किया पहले, मंगवाने से पहले। फिर मैं उनसे स्वॉचेस वगैरह सब लेके आई, उन्होंने पूरा बुक बना के दिया मुझे कि फिर मैंने मतलब उनके पास दोनों है, 100% पॉलिएस्टर और 100% कॉटन। तो वो दोनों, जिसको, क्योंकि 100 जो पॉलिएस्टर फैब्रिक्स रहते हैं वो चीप रहते हैं और प्योर जो रहते हैं वो एक्सपेंसिव रहते हैं। तो किसी को अगर ज़्यादा बजट नहीं, मतलब किसी का बजट नहीं है ज़्यादा, उसको नहीं जाना है कॉटन में, तो वो पॉलिएस्टर का भी ऑप्शन है। बस ये है कि वो प्योर नहीं होता, बट क्वालिटी ऐसा नहीं है कि ख़राब रहेगी, बट हाँ प्योर नहीं रहेगा। तो फिर अब मेरे को फाइनली दोनों ऑप्शंस मिल गए, तो फिर मैंने ऐसे मेरा फैब्रिक्स का धीरे धीरे, और अगर जैसे बहुत कस्टमाइजेशन हो, मतलब जैसे सिंगल पीस मुझे बनाना है, किसी का बजट, मतलब ऐसा कोई बजट नहीं है बट उनको बहुत चीज़ें हैं, तो मैं कभी कभी लोकली भी, हमारे यहाँ पे वाशी मार्केट है जहाँ पे बुटीक के फैब्रिक्स अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं, और अगर वहाँ पे भी नहीं तो साउथ बॉम्बे में, बैंड्रा में बहुत सारी लाइन में ही जिनमें बुटीक फैब्रिक्स मिलते हैं, वहाँ पे फिर मैं उनसे सोर्स करती हूँ, क्योंकि जो कस्टमाइजेशन होते हैं वो बल्क में नहीं रहते। तो इवन इफ आई गेटिंग इन 600 मीटर्स और 800, तो वो लोगों को चल जाता है, उनके बजट में रहता है जी। तो सरोज फैब्रिक्स, जिसमें जो घाटकोपर में भी है और साउथ बॉम्बे, उनमें सबसे अच्छे बुटीक फैब्रिक जो हैं वो मिलते हैं। तो ये तो बॉम्बे की बात हुई, ऐसे ही दिल्ली में भी बहुत सारी जगहें होंगी, हर मेट्रो सिटी में होंगी। हाँ, दिल्ली में भी ऐसे है, बट क्योंकि मुझे वो थोड़ा दूर पड़ता है, और अगर वहाँ से शिप भी करवाओ तो भी मतलब टाइम लेता है, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जितना मेरे यहाँ मुंबई, सूरत में ही मिले मुझे, उतना बेटर है। मैं दिल्ली से भी लेती हूँ, बट इतना नहीं जितना मैं लोकली मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि उससे आपका शिपिंग और ये सब टाइम फ्रेम भी बहुत कम हो जाता है। हाँ, और मैं लोगों की जिन्हें अपना ब्रांड भी स्टार्ट करना है, किड्स भी नहीं, कोई भी उसमें, तो ट्राई कीजिए जितना लोकली आप अपने वेंडर्स को ढूंढ सकते हैं, वो आपको इजी पड़ता है, क्योंकि कभी आपको अर्जेंट फैब्रिक भी चाहिए, और मुझे पता है मेरा वेंडर मुंबई में है, तो मैं मुंबई में ही उसी दिन लाके कर सकती हूँ। बट अगर दिल्ली में है या अलग सिटी में है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है, और फिर थोड़ा कस्टमर को भी फिर थोड़ा आपको बोलना, एक्सक्यूजेस देने पड़ते हैं कि इतना दिन लगेगा ऐसा जी। तो वो थोड़ा, इसलिए अगर आप लोकली ढूंढते हैं तो बेटर है। तो आस्था जी, यहाँ पे आपने बात करी अलग अलग फैब्रिक्स की, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कैसे नेगोशिएट करती हैं प्राइसेस अपने सप्लायर्स से, और क्या आपने बैकअप वेंडर्स भी रखे हैं इन केस कोई एक ना प्रोवाइड कर पाए? जी बिल्कुल, बैकअप वेंडर्स तो मुझे लगता है सबको ही रखने चाहिए,
क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि वो आपका टाइमली नहीं दे पाए। और अगर एक बार भी आपने कभी कस्टमर को मतलब आपने कितने भी अच्छे ऑर्डर्स दिए हों, बट अगर एक बार भी ख़राब हो जाए तो वो सब चीज़ें वो भूल जाते हैं और फिर उसी पे टिक जाता है बिल्कुल, और फिर आपको रिपीट ऑर्डर्स नहीं आते। हाँ, तो अगर आपके पास बैकअप वेंडर्स है तो ज़्यादा अच्छा रहता है और वो रखने भी चाहिए। तो कैसे प्राइसेस नेगोशिएट करते हैं वेंडर्स के साथ? एक्चुअली अभी ऑलमोस्ट हर जगह ऐसा होता है कि आप 10 मीटर्स से लेते हैं के ऊपर लेते हैं तो प्राइस डिफरेंट होता है, और 10 मीटर से नीचे लेते हैं 10 मीटर से नीचे लेते हैं तो प्राइस कम चीप रहता है। बट मैं वेंडर से इसी तरह नेगोशिएट करती हूँ कि मैं इतना लूँगी और उसके बाद आपको रिपीट भी दूँगी, जैसे जैसे मेरा कस्टमर बेस बनेगा वैसे वैसे ही। और धीरे धीरे जब आप रेगुलर होते जाते हैं तो वो लोग भी आपको मतलब जो प्राइस से वो देते हैं उससे वो खुद भी नेगोशिएट कर लेते हैं। जी, तो दर्शकों, आस्था जी से हमारी बातचीत चलती रहेगी। फिलहाल हम लेकर चलते हैं आपको दूसरे वीडियो की तरफ। ये पार्ट 1 था जहां पर हमने काफी सारी फैब्रिक्स और चीजों की बात करी। पार्ट 2 में हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और ज्यादा बातें करेंगे आस्था जी के साथ। अगर आप किड्स अपैरल बिजनेस या अपैरल बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे सेकंड पार्ट को भी जरूर देखें। फिलहाल मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आस्था जी को द लिटिल बीम पे फॉलो जरूर करें। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ। सी यू in part 2.